स्टार्ट। शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी कामेंद्रियों का ऐसा उपयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए योग्य बना सके। इन कामेंद्रियों के उचित उपयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। कितना ही सबल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही स्फूर्ति में कोई क्यों ना हो, वह तब तक कुछ अधिक फल में कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कामेंद्रियों को आवश्यक प्रशिक्षण न मिली हो अथवा उसे उसका अभ्यास न कराया गया हो। शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही व्यक्तियों के साथ रहने और उसके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अनेक व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है। संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और ना बना पाता है। एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त ना तो वास्तविक तथ्य है और ना ही हो सकता है। व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी रह नहीं सकता। अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब तक यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक विवाह का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंद्रित नहीं थी, इन तीनों प्रयोजनों के लिए संगठित प्रयासों के लिए तथा उनमें प्रति क्षण संतुलन बनाए रखने की विशेषता आवश्यक न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र भूमंडल व्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सीमा तिरेक संकेंद्रण हो गया है तथा आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न करवाया जाए, वरन उसका कार्य स्वरूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए। पैरा। अतः पिछले कुछ शताब्दियों में सारे जगत के लोगों को अतीत के दायरे में मिली शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है और विभिन्न देशों के विभिन्न प्रकार की परिवर्तन होते भी रहे हैं। यह कहना अनुचित ना होगा कि पिछले दिनों जगत भर में शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसी क्रांति होती रही है जैसी कि आर्थिक और राजनीतिक जगत में हुई है, किंतु दुर्भाग्यवश मेरे देश में और विशेषतः इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई। इस दिशा में लोगों का ध्यान तो गया है, किंतु कार्य क्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेखनीय फल दिखाई नहीं पड़ता है। यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा के प्रथम प्रयोजन को पूरा करती है। इन संस्थाओं के सदस्यों को पिछली पीढ़ियों से संचित अनुभूति से किसी सीमा तक परिचित अवश्य कराया जाता है, किंतु यह परिचित कराने का जो उद्देश्य है, अर्थात विवेक या विचार बुद्धि का सजग सक्षम और सामर्थ्य बनाना है, वह देशवासियों, मैंने अभी अभी राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है और इस महान देश की सेवा में अपने को समर्पण कर देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। मैं आपके सामने भारत के गणराज्य के प्रतीक और चिन्ह स्वरूप राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हुआ हूँ। हमें अपने प्राचीन इतिहास में देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न युगों में गणराज्यों की स्थापना के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका प्रभुत्व देश के छोटे छोटे भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी राज्य पद्धति का भी पूरा ज्ञान नहीं था। यह पहला ही अवसर है जब सारा देश एक छत्र गणराज्य की आधिपत्य और शासन से नीचे आया है। हमारे संविधान के इस गणराज्य की व्यापक नींव का आधार इस देश के सब वयस्क स्त्री पुरुषों को बनाया है। भारत के प्रशासन और उसके भाग्य का निर्माण करने के लिए करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संविधान को कार्यान्वित किया है जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया था। व्यक्तिगत रूप में आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी अधिक भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में आप में से अनेक एक साथी के नाते मैं आपके विश्वास के इस
अपूर्व प्रदर्शन के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ, किंतु कृतज्ञता से भी कहीं अधिक मैं उच्च पद के गुरुत्व, उत्तरदायित्व और भार का अनुभव कर रहा हूँ। पैरा, इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी, अतः इस स्वतंत्रता को, जिसे हमने कई पीढ़ियों से संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का प्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य है। हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की स्थिति सुधरें और उसकी उन्नति के लिए, किंतु देश के सुधार और उन्नति की हमारी सब योजनाएं हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती है। उसी आधारभूत स्वतंत्रता पर ही तो हमारा व्यक्तित्व और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है। अतः आपके सम्मान से ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े, हम इस स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखने और उसकी रक्षा करेंगे। इस कर्तव्य को पूरा करने में